ये प्रॉपर्टी रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसको शुरुआत से लेकर एंड तक जब तक ख़त्म ना हो ना, टेंशन ख़त्म नहीं होती है। टोकन अमाउंट दे दिया, अब क्या, ओके, एग्रीमेंट उससे एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद क्या, कौन से पेपर लेने हैं, कौन सी बैंक से लोन करवानी है, एग्जीक्यूट कब करना है सैलरीड को, प्रॉपर्टी ओनरशिप में या ट्रांसफ़र कब होगी, पोजेशन कब लेंगे, ये सारी बातें दिमाग में घूमती है और बेचैनी रहती है। और जब ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, चाबियाँ मिल जाती है प्रॉपर्टी की, तब आराम से मुंह से निकलता है हाश कि चलो ट्रांजैक्शन ख़त्म हुआ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो है एग्रीमेंट टू सेल। शुरुआत होती है एग्रीमेंट टू सेल से और अंत होता है एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड एंड टेकिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड एंड टेकिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। नाउ आज हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। नो, ये एग्रीमेंट टू सेल होता क्या है, क्या इसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है या कंपलसरी एज पर लॉ, और एग्जीक्यूट करें तो क्या नोटराइज भी चलेगा या हमको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल करना चाहिए, और उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन को मेंशन करना पड़ेगा या कौन से पॉइंट्स को मेंशन करना पड़ेगा जो हमारे सेफगार्ड कर सके पूरे एंटायर ट्रांजैक्शन को लेकर। तो पहला, एग्रीमेंट टू सेल आप नोटराइज कर सकते हैं या रजिस्टर्ड कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप एग्रीमेंट टू सेल ऑलवेज रजिस्टर्ड करिए विद एसआरओ। उसके रजिस्ट्रेशन से आपका एग्रीमेंट टू सेल जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, काफ़ी बेनिफिट्स है उसके। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो दैट बिकम एविडेंस के एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हुआ था, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्रीमेंट हुआ था, और आपको कुछ चीज़ प्रूव नहीं करनी पड़ती, वो चीज़ प्रूव्ड होती है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल सब रजिस्टर ऑफिस के अंदर और सब रजिस्टर ऑफिस के सामने, सब रजिस्टर के सामने एग्जीक्यूट होता है। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट कि एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट कौन करता है, बायर एंड सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, क्योंकि दोनों डिसाइड किया है कि मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, बोलते हैं मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ये टर्म्स एंड कंडीशन को। जो ओरल डिस्कशन होता है उसको हम रिटर्न में लिखवा लेते हैं, उसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। बायर ने अपना नाम बताया, मेरा ये नाम है, सेलर ने बोला मेरा ये नाम है, मेरा ये आईडी प्रूफ है, वो बोलता है मेरा ये आईडी प्रूफ है, आइडेंटिटी क्लियर हो गई तो बायर एंड सेलर का उसमें नाम लिखा जाता है एज अ पार्टी 1 पार्टी 2 विद द पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर, ताकि आइडेंटिटी पहले प्रूव हो जाए कि बायर कौन है, सेलर कौन है। उसके बाद में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती है उनके बीच में कि कौन सी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पता तो क्या बेच क्या रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, पर वो कौन सी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उसके पास तो 5 मकान है, कौन सा बेच रहा है वो। तो प्रॉपर्टी का लीगल डिस्क्रिप्शन हो, पोस्टल भी एड्रेस हो। लीगल डिस्क्रिप्शन का मीनिंग होता है उसका सर्वे नंबर क्या है, उसका फाइनल प्लॉट नंबर क्या है, ठीक है, ये सारी बातें उसमें मेंशन होती है। उसके बाद उसका पोस्टल एड्रेस भी मेंशन करो कि ये प्रोजेक्ट के अंदर है, फलाना फलाना जगह पे है और उसका लैंडमार्क ये है। उसके बाद में मेंशन करो कि आपने क्या रेट पे ये प्रॉपर्टी परचेज करना डिसाइड किया है विद द सेलर, ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना उठ सके ऑन द पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। आप बोलोगे मैंने प्रॉपर्टी 1 करोड़ में ली है, वो बोलेगा मैंने 1.5 करोड़ बेची थी, आपको कन्फ्यूजन हुआ, आपने सुनने में गलती कर दी, तो वो डॉक्यूमेंट करके रखो ताकि कल उठ के कोई भी परचेज कंसिडरेशन रिलेटेड डिस्प्यूट खड़ा ना हो। और पेमेंट कितने टर्म्स में करना है या कितने टेन्योर में पेमेंट करना है, 6 मंथ में करना है, 1 मंथ में करना है, 2 मंथ्स में करना है, जो भी आपके बीच में डिसाइड हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट्स रिलेटेड, उसको प्रॉपर्ली मेंशन करो। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड डिस्प्यूट इन फ्यूचर, आपकी और आपके सेलर के बीच में डिस्प्यूट ना हो सके, ये सारी बातें उसके लिए इंपॉर्टेंट रखती है। उसके बाद में आप मेंशन करवाओ कि सेलिड एग्जीक्यूट कब करेंगे और सेलिड एग्जीक्यूट के कितने टाइम में आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन मिलेगा, मे बी 1 डे, 2 डे, 3 डे। मेरा ये एडवाइस है कि सेलिड एग्जीक्यूट करते ही आपको पोजेशन ले लेना चाहिए। मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ जो मैं आपको स्टार्टिंग में कहा कि पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको पता है एज पर इंडियन लॉ द पोजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी अनलेस अंटिल प्रूव दैट ही इज नॉट द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई इंसान मकान में रह रहा है तो कोर्ट मान लेगी कि ये ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है, उसके बाद में आपको प्रूव करना होगा कि सर ये ओनर नहीं है, ओनर तो मैं हूँ, मैंने एग्रीमेंट टू सेल भी कर लिया,
मैंने सेल डीड भी रजिस्टर्ड कर लिया, मैंने पेमेंट कंसिडरेशन भी पे कर लिया, अब इसको घर खाली करना है, घर खाली नहीं कर रहा। तो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपको 2 विटनेस आपको उसमें लगाने हैं एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, जिनके सामने ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। एविडेंस के टाइम पे अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो एविडेंस के टाइम पे ये 2 विटनेस बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 2 विटनेस आपको चाहिए जो आपके नॉन में हो, चाहे एक उनके साइड से हो एक आपके साइड से हो, वो बेटर है कि दोनों साइड से एक एक विटनेस हो, पर विटनेस जरूरी है, कंपल्सरी है। नाउ एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करना इज नॉट कंपल्सरी एज पर द लॉ नहीं कहता आपको एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करना है, ये आपके बेनिफिट के लिए, ताकि डिस्प्यूट ना हो सके। कई लोग बोलते हैं सर हम तो डायरेक्ट सेल डीड एग्जीक्यूट कर देंगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके और आपके सेलर के बीच में अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तो, और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आप पूरा परचेस कंसिडरेशन पे करने वाले हो, और 15 डेज और 10 डेज और 20 डेज में आप पूरा परचेस कंसिडरेशन पे करके आप अपना सेल डीड एग्जीक्यूट करने वाले हो। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि आई ऑलवेज एडवाइज कि एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया, कल उठ के कुछ हो गया, इंसान नहीं मिल रहा, एक्सपायर हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो लीगल हायर ये चैलेंज करेंगे सर ये तो प्रॉपर्टी डील कभी हुई नहीं है, आप कैसे प्रूव कर पाओगे। एक सिंगल डे इज इंपॉर्टेंट। अगर उसको कुछ हो गया, जो सेलर है और आपने पेमेंट कर दिया मगर उसको कुछ हो गया, वो एक्सपायर्ड हो गया या नहीं मिल रहा, एब्सकॉन्डिंग हो गया, तो क्या करोगे? क्या एविडेंस में दोगे कि क्या बेस पे हमने पैसा दिया था? You will not be able to prove. So agreement to sell एग्जीक्यूट करो, नोटराइज भी नहीं, उसको रजिस्टर्ड करो। धन्यवाद।